स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज ये हमारा इन्वायरमेंट का थर्ड लेक्चर है। तो उड़ान की जो क्विक सीरीज़ है वो मैं अभी आप लोगों को रिवीजन करवा रही हूँ। तो ये प्रीलिम्स के लिए इनफ है, मतलब कि आप अगर साथ साथ करंट अफेयर भी करते हो फिर ये इनफ हो जाता है, क्योंकि इसमें बहुत कुछ बता दिया गया है और कुछ करंट इश्यूज़ भी इसमें कवर है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर को। ये हमारा थर्ड लेक्चर है। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने पारिस्थितिकी पारितंत्र जो है पारिस्थितिकी तंत्र उसे बता दिया, फिर स्थलीय पारितंत्र बता दिया मैंने। आज मैं जलीय पारितंत्र बताऊंगी। ओके, ये सब कुछ मैंने पढ़ा दिया है, आप देख सकते हो। यूट्यूब पे मेरी वीडियोस अभी भी पड़ी हैं। तो ये हमारा थर्ड है, जलीय पारितंत्र। ओके, तो जल निकाय के पारितंत्र को जलीय पारितंत्र कहते हैं। जल निकाय कोई भी हो सकता है, हमारा ओशियन हो सकता है, सी हो सकता है, ओके, रिवर, लेक, पॉन्ड, जो भी आप कह लो, ठीक है। तो जलीय पारितंत्र वहाँ पे होता है, ठीक है, जो जल में पारितंत्र होगा। जल निकाय की मात्रा के आधार पर जल तो लवण की मात्रा के आधार पर जलीय पारितंत्र का वर्गीकरण किया जाता है, ठीक है। पार्ट्स ऑफ पर थाउजेंड पीपीटी में। तो जलीय पारितंत्र जो होता है उसे हम लवण के आधार पर वर्गीकृत करते हैं। अलवणीय पारितंत्र में 5 पीपीटी से कम लवण होगा। पीपीटी का यहाँ फुल फॉर्म आप देख सकते हो, पार्ट्स पर थाउजेंड, ठीक है। उदाहरण के लिए झील हो गया, तालाब हो गया, झरने, नदियाँ, जहाँ पे फ्रेश वाटर मिलता हो वो आपका अलवणीय जलीय पारितंत्र है, ठीक है। सागरीय पारितंत्र जो है वो क्या है, वहाँ पे 35 पीपीटी या अधिक लवणीय मतलब लवण पाया जाएगा वहाँ के जल में, और ये समुद्र और महासागर में मिलता है, ठीक है। और संक्रमण कालीन पारितंत्र जो है वहाँ पे 5 से 35। संक्रमणकालीन आपको मैंने बताया था कि जहाँ किसी विशिष्ट प्रजाति की विविधता हो जाती है, ठीक है, तो उसे मतलब उस संक्रमित क्षेत्र को संक्रमिता कहते हैं, ठीक है। ये 5 से 35 पीपीटी है, ठीक है। और उदाहरण के लिए जवाहर नदमुख और मैग्रोव ये संक्रमिका का एग्जाम्पल है। संक्रमिका ये सब अगर आप ये छोटे छोटे चीज़ों का डेफिनेशन देखना चाहते हो तो आप मेरे फर्स्ट लेक्चर में जा सकते हो, उसे वहाँ पे मैंने अच्छे से छोटे छोटे चीज़ों को, इन सब जो बेसिक फैक्टर्स है उनको डिफाइन किया है। जलीय जीव जो है एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, क्षेत्र में उपस्थित एवं क्षमता के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। जो जलीय जीव होते हैं उनको क्षेत्र में उपस्थित किस क्षेत्र में है और क्षमता उनका कैसा है उस आधार पर वर्गीकृत किया गया है। न्यू स्टोन क्या है, तो न्यू स्टोन असंबद्ध, ठीक है, अनअटैच्ड, हवा पानी के अंतर पृष्ठ पर जीवित रहते हैं। उदाहरण के लिए तैरते हुए पौधे के हवा और पानी दोनों, मतलब वो उनको जीवित रहने के लिए चाहिए होता है, ठीक है। और जैसे कि आप तैरते हुए पौधों में आपने देखा होगा कमल का जो पौधा होता है वो भी तैरता है, ठीक है। सेकंड हो गया पेरीफाइटन। पेरीफाइटन क्या है, तने से जुड़े होते हैं ये, जल में डूबे रहते हैं। उदाहरण के लिए शेशाइल और शैवाल, ठीक है। और प्लैंकटन जो है वो संचलनशील होते हैं, ठीक है, जल में डूबे रहते हैं। उदाहरण के लिए शैवाल और क्रस्टेशियस, ठीक है। शैवाल का उदाहरण आप फाइटन और प्लैंकटन में दे सकते हो। फिर यहाँ पे नेक्टन तैरने वाले होते हैं,
जल के नीचे पाए जाते हैं विशाल एवं शक्तिशाली होते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए सभी समुद्री जंतु। और फिर हो गया बेंथोस। बेंथोस अधर से आधार होगा, ठीक है, आधार से जुड़ा होता है और जल के नीचे ये पाया जाता है। ठीक है, और जलीय आवासों की उत्पादकता को सीमित करने वाले कारक। अब कौन कौन से कारक है जो जल में उत्पादकता है उसको सीमित करते हैं? इसके प्रमुख कारक हैं, पहला है सूर्य का प्रकाश, दूसरा है विलीयत ऑक्सीजन, मतलब कि जो उसमें ऑक्सीजन मतलब मिला हुआ है, और फिर पारगम्यता और तापमान। सूर्य का प्रकाश जो है प्रकाशित क्षेत्र जैसे जहाँ पे प्रकाश प्रवेश के कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं होती है। ठीक है, वैसे जगह। और अप्रकाशित क्षेत्र वैसे जगह कहते हैं जहाँ प्रकाश का प्रवेश नहीं हो पाने के कारण पौधों की वृद्धि नहीं हो पाती, केवल श्वसन की क्रिया होती है। इसे गहरा क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक है, और फिर ये हमारा हो गया प्रमुख कारक में विलीत ऑक्सीजन। तो जब वायु जल के अंतरपृष्ठ एक जीवों के श्वसन के माध्यम से जल निकाय में उत्सर्जित होता है। ठीक है, गर्म जल में ऑक्सीजन कम घुलनशील होती है। जब जल में विलीत ऑक्सीजन की मात्रा 3 to 5 ppm से कम हो जाती है तो जीवों की मृत्यु हो सकती है। ठीक है, 3 to 5 ppm से कम। और तापमान में देख लेते हैं तो जल में तापमान परिवर्तन की दर निम्न होती है, मतलब कि तापमान जो परिवर्तन होता है जल में उसकी रेट कम होती है, मतलब कम तापमान वहाँ पे गिरेगा। ठीक है, परिवर्तन होगा। इस कारण जलीय जीव तापमान परिवर्तन के प्रति संवेदनशील होता है। ठीक है, अब झील पारितंत्र देख लेते हैं, एक एक करके सारा पारितंत्र देखेंगे हम। तो झील वृहद जल निकाय होती है जिसमें विशाल क्षेत्र एवं गहराई होती है। ठीक है, अब यहाँ पे ये दिया है भूवैज्ञानिक या भू आकृति संबंधित प्रक्रिया से उत्पन्न झील। एक झील कैसा मतलब भूवैज्ञानिक आकृति से संबंधित जो उत्पन्न होता है वो उस टाइप का झील। और फिर सतह पर अप्रवाहित जल अथवा भूजल में जल प्राप्त करते हैं ये। ठीक है, भूजल से रसायन और खनिज मिश्रित होते हैं और झील पारितंत्र परिपक्व होता है। ठीक है, अब जल की सतह पर बर्फ का आवरण, ये देखते हैं हम लोग शीतल मृत्यु। ठीक है, विंटर किल। ये क्या है कि जल की सतह पर बर्फ का आवरण प्रकाश को प्रभावी रूप से रोक देता है। ठीक है, बर्फ में क्या है कि लाइट रिफ्लेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो क्या है कि जल की सतह पर अगर बर्फ होता है तो प्रकाश को वो प्रभावी रूप से रोक देता है, जिससे अंदरूनी भाग में अंधेरा छा जाता है। ठीक है, जैसे कि ये समुद्र है, कोई भी वाटर बॉडीज़ है और यहाँ पे अगर बर्फ़ है तो इस जगह पे तो लाइट आ रहा है, बट इस जगह पे क्या करता है, लाइट रिफ्लेक्ट हो जाता है, तो यहाँ पे नीचे अंधेरा हो जाता है। ठीक है ना, इस जगह लाइट तो रहेगा बट यहाँ पे अंधेरा। ओके, तो यही बात बोल रहे हैं। तो उस कारण से प्रकाश संश्लेषण भी वहाँ पे रुक जाता है, क्योंकि हमने देखा कि बहुत सारे जीव रहते हैं नीचे, जो जैसे शैवाल ये सब, तो वो सब प्रकाश संश्लेषण ही करते हैं। अगर वहाँ पे जहाँ पे रोशनी नहीं आ रहा हो, प्रकाश नहीं आ रहा हो और वहाँ पे शैवाल हो तो उसका प्रकाश संश्लेषण की गति रुक जाएगी। ठीक है, किंतु श्वसन जारी रहता है। श्वसन जारी इसलिए रहेगा क्योंकि श्वसन के लिए वो लोगों को प्रकाश की ज़रूरत नहीं है, वो ऑक्सीजन की ज़रूरत है, और वाटर में ऑक्सीजन तो उसके मीन्स वाटर में ऑक्सीजन तो बीओडी के अनुसार होगा। ओके, किंतु श्वसन जारी रहता है। इससे उथले झील में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और तथा मछलियाँ की मृत्यु हो जाती है। ठीक है,
किंतु इस घटना की जानकारी हमें बर्फ पिघलने के पश्चात होती है। यह घटना शीत मृत्यु कहलाती है। ओके, क्योंकि जब तक बर्फ है तो पता नहीं चलता है, बर्फ पिघलेगा उसके बाद पता ही चलेगा। ठीक है, भारत में झील देख लेते हैं। तो प्राकृतिक झील की अपेक्षा कृत्रिम झील अधिक है भारत में। ठीक है, तो क्या है कि ये कृत्रिम झील के बारे में भी यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, 2019 में। प्राकृतिक झील हिमालय क्षेत्र में सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र बाढ़ के मैदान में मिलते हैं। लवण की मात्रा के आधार पर झीलों को वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, लवण की मात्रा कितनी है झीलों में। पोषण तत्व के आधार पर निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है: अत्यधिक, निम्न, मध्यम और समृद्ध। ठीक है, झीलों को स्वच्छ बनाना, पोषक तत्वों के निष्कासन तकनीक, गहराई से जल को निकलना, गहराई से जल को निकलना, संप्रवाहन, झीलों को स्वच्छ बनाना, पोषण तत्वों के निष्कासन तकनीक, गहराई से जल को निकालना, यही है। ओके, और शैवाल, जलरोधी झिल्ली, पोषक तत्वों को अवशोषित करने वाले पौधे, और मत्स्य पालन एवं वृहद जल पादप। ठीक है, माइक्रोफाइट्स, कीचड़ को हटाना और शैवाल हटने के लिए फिल्टर, ये सब इसमें किया जाता है। ठीक है, ताकि वाटर को प्योर किया जाए। अमीनपुर झील, यह प्रथम जैव विविधता विरासत स्थल जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत अमीनपुर झील भारत का पहला जैव विविधता विरासत स्थल है। ठीक है, पहला जैव विविधता विरासत स्थल है अमीनपुर झील। ओके, यह तेलंगाना के पश्चिम में स्थित एक मानव निर्मित झील है। ठीक है, कृत्रिम झील है ये अमीनपुर का झील जो है वो कृत्रिम झील है, प्राकृतिक नहीं है। गुजरात के किरनार क्षेत्र में सुदर्शन झील संभवतः भारत की सबसे पुरानी मानव निर्मित झील है, जिसका निर्माण 300 ईस्वी ईसा पूर्व, ठीक है, किया गया था। ठीक है, 300 ईसा पूर्व। भारत में अधिकांश झीलें सुपोषित अथवा मध्य पोषित हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा झीलें कृत्रिम है। ठीक है, और पहला अमीनपुर झील जो है वो जैव विविधता विरासत स्थल में 2002 के अधिनियम में के अनुसार उसे डाला गया है, विश्व नहीं, जैव विविधता विरासत स्थल में। ठीक है, अमीनपुर झील को, यह एक कृत्रिम झील है। और सुपोषण क्या कहते हैं? यूट्रोफिकेशन, जल निकाय। ठीक है, जल निकाय में जब पोषण तत्व का संवर्धन होता है जिससे जीव का विकास होता है। ठीक है, तो उसे यूट्रोफिकेशन कहेंगे। नाइट्रेट और फॉस्फेट उर्वरक, औद्योगिक अपशिष्ट, सीवेज आदि से जल निकायों में पहुंचते हैं। परिवर्तन स्वरूप क्या होता है? शैवाल प्रस्फुटन होता है। ठीक है, झीलों में पोषक तत्वों का संवर्धन शैवाल, जलीय पौधे तथा विभिन्न जीवों के विकास को बढ़ावा देता है। इस प्रक्रिया को प्राकृतिक सुपोषण के रूप में जानते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं कृषि अपवाह। देखते हैं कृषि अपवाह, अनौपचारिक सीवेज आदि। और उसके बाद जलीय पारितंत्र तक प्रवाहित होता है। पोषक पदार्थों का संचय और संवर्धन होता है। शैवालों की वृद्धिदर तेजी होती है। शैवाल प्रस्फुटन उसके बाद होता है। फिर जलीय सतह को शैवाल पूरी तरह से ढक देता है। ठीक है, सतह के नीचे सूर्य के प्रकाश का प्रवेश बाधित हो जाता है, जिससे DO, ठीक है, घटती है। उसके बाद DO का ये डिज़ोल्व ऑक्सीजन होता है। ठीक है ना, पानी में कितना ऑक्सीजन मिला हुआ है। सतह के नीचे पौधे तथा शैवालों की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जीवाणुओं द्वारा
अपक्षय प्रक्रिया के दौरान मौजूदा ऑक्सीजन का उपभोग कर लिया जाता है, जिससे ऑक्सीजन न्यूनतः की कमी से जलीय जंतु की मृत्यु हो जाती है, जलीय पारितंत्र नष्ट हो जाता है। अब मैं इस आपको ये वाला जो दिया है इसे एक लाइन में समझाती हूँ। ये हमारा वाटर बॉडी का सरफेस है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि आपने बहुत बार देखा होगा कि ऊपर में शैवाल पूरा वाटर बॉडी को ढक देता है, ग्रीन ग्रीन। तो इससे क्या होता है कि सनलाइट जो आता है वो बाधित हो जाता है, नीचे नहीं जा पाता है। और शैवाल बड़ी मात्रा में मीन्स प्रकाश संश्लेषण करके, और फिर ये प्रकाश संश्लेषण करती तो है, उस टाइम तो ठीक रहता है सब कुछ, लेकिन जब ये प्रकाश संश्लेषण की मतलब सॉरी ये शैवालों की मृत्यु होती है, तो ये शैवाल सब नीचे नीचे जाके यहाँ पे जम जाते हैं, ठीक है। और जब जीवाणु इसे इसका विघटन करते हैं, ठीक है, अपक्षय करते हैं, तो उस टाइम क्या होता है कि ऑक्सीजन का जो डिमांड होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और यहाँ से उस टाइम जब ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, उस टाइम तो ऑक्सीजन बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं और CO2। ओके, तो इसी के कारण से जलीय पारितंत्र पूरा नष्ट हो जाता है। फिर ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है, जिससे जलीय जंतु जो है उनकी मृत्यु होने लगती है। इसका प्रभाव क्या होता है? विषाक्तता, नई आक्रामक प्रजातियां, फिर जैव विविधता में कमी, प्रजातियों की प्रचुरता एवं विविधता में कमी, वातावरण में विषाक्त सूक्ष्म कण, ठीक है, सुपोषण में कमी एवं समाप्त करने के लिए नीतियाँ, पारितंत्र का पुनः स्थापना एवं संरक्षण, और फिर अवसाद के एकत्रीकरण के लिए बफर जोन का निर्माण, नाइट्रोजन परीक्षण, औद्योगिक अपशिष्ट उपचार एवं कार्यक्षमता में वृद्धि, पशुधन में कमी लाना, प्रदूषण में कमी लाना, ठीक है। अब हानिकारक शैवाल प्रस्फुटन जो है वो क्या है कि शैवाल प्रस्फुटन अनुकूल पर्यावरणीय परिस्थिति के कारण शैवाल अथवा पादप पलवक में अत्यधिक वृद्धि होना। फिर हानिकारक शैवाल प्रस्फुटन, जब शैवाल प्रस्फुटन ऐसे विषाक्त पदार्थों का उत्पादन करते हैं तब यह समुद्री जीवों की श्वसन क्षमता को प्रभावित करता है। उत्पादन इसमें क्या होता है? डाइटम का उत्पादन होता है, साइनोबैक्टीरिया का, और फ्लैंगेट्स का, और फिलामेंट्स का, और एल्गीज का, ठीक है। प्रस्फुटन कई कारणों से हो सकता है। दो सामान्य कारण पोषक तत्व संवर्धन तथा जल के तापमान में वृद्धि है। ओके, जैव भार का उच्च उत्पादन हरित ज्वार कहलाता है, ग्रीन टाइड्स। और ये विषाक्त पदार्थों का उत्पादन ये क्या होता है? ज्वार, लाल ज्वार मतलब रेड टाइज। ग्रीन टाइज में यांत्रिक विशोध, छायांकन, जल का जमाव, अतिवृक्ष वृद्धि, और श्लेष्मा म्यूकस जो होता है, और फोम का निर्माण। और इसमें क्या है? शेलफिश विषाक्तता, ठीक है, पॉइजनिंग, घातक प्रत्यक्ष विषाक्तता, और आक्रमण की भविष्यवाणी, ठीक है। अब क्या मतलब HABs मछली एवं मानव के लिए खतरनाक है, ठीक है। भी हमने पढ़ा HAB हानिकारक शैवाल प्रस्फुटन। तो क्या ये मानव के लिए भी और मछलियों और मानव के लिए खतरनाक है? तो इसके बारे में जानते हैं। ऑक्सीजन का स्तर गिरने से दम घुटने के कारण मछलियों की मृत्यु हो जाती है। मृत शैवालों के अपघटन के कारण O2 का स्तर भी गिर जाता है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा शैवाल था, तो शैवाल तो कार्बन डाइऑक्साइड वो ले रहा है और ऑक्सीजन दे रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड वो खुद में स्टोर करके रख रहा है, पर जब उसका विघटन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड पूरा मुक्त हो जाएगा, और ऑक्सीजन जो उसने अब वो दे रहा था वो ऑक्सीजन वो नहीं देगा, ठीक है, मतलब कि जलीय पारितंत्र में, जिससे डिमांड और बढ़ जाएगा, ठीक है। उत्पादित शक्तिशाली न्यूट्रोटॉक्सिन खाद्य जाल में प्रवेश कर जानवरों, मछलियों और एवं मनुष्य शरीर में पहुंच सकते हैं, ठीक है। मतलब कि जो भी न्यूट्रोटॉक्सिन खाद्य अगर
उत्पाद किया गया है, ठीक है, तो वो जानवरों में फिर मछलियों में, मछलियों से मनुष्य में पहुंच सकता है और जो हानिकारक हो सकता है। कुछ विषाक्त पदार्थ वायु में प्रवेश कर जाते हैं, ठीक है। समुद्री तट के निकट मनुष्य HAB विषाक्त को वायु में उपस्थित ठोस पदार्थ के रूप में सांस द्वारा ग्रहण कर लेता है। जलवायु परिवर्तन से HAB घटनाओं की गंभीरता में प्रभाव में वृद्धि हो सकती है, ठीक है। अब आर्द्र भूमि पारितंत्र से संबंधित देख लेते हैं। आर्द्र भूमि किसे कहते हैं? तो गहरे जल एवं स्थलीय आवासों के मध्य संक्रमण क्षेत्र को आर्द्र भूमि कहते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए झील का तट, अनूप अथवा दलदली क्षेत्र। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो रामसर साइट है, जो रामसर कन्वेंशन है, वो 2 फरवरी 1971 में वो कन्वेंशन शुरू हुआ था, इसीलिए 2 फरवरी को विश्व वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाया जाता है, ठीक है। आर्द्र भूमि यहाँ पे रामसर कन्वेंशन के बारे में देख लेते हैं। तो रामसर कन्वेंशन के अनुसार आर्द्र भूमि ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ मार्स पीटलैंड अथवा जल क्षेत्र हैं, ठीक है, जो प्राकृतिक अथवा कृत्रिम, स्थानीय और अस्थायी और अस्थायी हो सकते हैं, स्थिर अथवा बहुत तेज, मीठे, खारे, लवणीय के क्षेत्रों के साथ। ऐसे समुद्री क्षेत्र जिनकी गहराई निम्न ज्वार में 6 मीटर से अधिक ना हो, आर्द्र भूमि कहलाती है। तो ये आर्द्र भूमि का रामसर कन्वेंशन जो है वो एक डेफिनेशन दिया है। आर्द्र भूमि नियम 2017 में नवीन कुछ परिवर्तन किए गए हैं। मैंने कहा ना, इसमें आपको थोड़ा सा करंट अपडेट किया हुआ है, तो आप इससे ये आपका फ़ायदा है, ठीक है। तो 2017 का जो आर्द्र भूमि नियम आया था उसमें कुछ परिवर्तन किए गए हैं। तो देख लेते हैं क्या है कि राज्य आर्द्र भूमि में निषिद्ध गतिविधियों की सूची में परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है। और आर्द्र भूमि का वर्णन, वर्गीकृत योजना का विकास किया जाएगा, ठीक है। और नदी के किनारे धान के खेत, मानव निर्मित पानी के पीने वाले जल निकाय, जल कृषि और नमक उत्पादन आदि को छोड़कर सभी आर्द्र भूमि को अधिसूचित किया जा सकता है। अब यहाँ पे देख लेते हैं जलीय पारितंत्र राष्ट्रीय योजना, ठीक है। जलीय पारितंत्र के संरक्षण के लिए जो राष्ट्र की योजना है NPCA, उसे देख लेते हैं। तो ये क्या है कि जलीय पारितंत्र के संरक्षण के लिए NPCA आर्द्र भूमि एवं झील दोनों के लिए एकल संरक्षण कार्यक्रम है, ठीक है। आर्द्र भूमि और झील दोनों के लिए है ये एकल संरक्षण कार्यक्रम। कौन सा? राष्ट्रीय मतलब कि जलीय पारितंत्र का संरक्षण के लिए राष्ट्रीय योजना, ठीक है। अब यहाँ पे वर्तमान में केंद्रीय पर्यावरण एवं वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जो है, मिनिस्ट्री ऑफ मतलब कि, ठीक है, एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है, द्वारा कार्यान्वित यह केंद्र प्रायोजित योजना है, ठीक है, केंद्र प्रायोजित, ठीक है, केंद्र के द्वारा है। इसी वर्ष 2015 में राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना और तथा राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण योजना के विलय से तैयार किया गया, ठीक है। मतलब 2015 में क्या किया गया कि राष्ट्रीय जो झील संरक्षण योजना और आर्द्रभूमि संरक्षण योजना है, तो दोनों को कंबाइन कर दिया गया और ये NPCA का गठन किया गया। NPCA जो है वो प्रशासनिक कार्यों में बेहतर तालमेल को बढ़ावा देने के लिए दोहराव से बचने का प्रयास करता है। अब यहाँ पे देख लेते हैं ये जो दिया है हमारा वेटलैंड एरिया इन परसेंटेज, ठीक है। तो इन लैंड वेटलैंड जो है नेचुरल वो इतना है 46.4%, और मैन मेड वेटलैंड जो है इनलैंड में है हमारा, ठीक है। इनलैंड मतलब कि इंडिया के कोस्ट के, मतलब कि इंडिया का जो ये लैंड है उसके अंदर, ठीक है। और कोस्टल यहाँ पे हो गया अंडमान निकोबार ये सब, तो ये हो गया। और फिर कोस्टल में नेचुरल है 24.27%,
और कोस्टल वेटलैंड मैन मेड जो है वो है 2.86%, और वेटलैंड्स जो है अदरवाइज वो है 3.68%। ठीक है, तो इतना वेटलैंड्स है। आर्द्र भूमि के प्रकार, मतलब कि फंक्शन ऑफ वेटलैंड्स, उनके विभिन्न प्रजातियों के आवास, तलछट निस्पंदन मतलब शेडिमेंट फिल्टरेशन, जल शोधन, प्रदूषण नियंत्रण, आपदा प्रबंधन, पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण, भूजल पुनर्भरण, कटाव को रोकता है, प्रजाति विविधता। ठीक है, यहाँ प्रजाति विविधता भी पाई जाती है, प्राकृतिक विरासत और स्थानीय जलवायु को स्थायित्व प्रदान करता है ये। ठीक है, अब इसके क्षरण के क्या कारण है तो ये भी देख लेते हैं। तो इसका क्षरण का जो कारक है वो है कृषि के लिए भूमि उपयोग में परिवर्तन, नदी तल से रेत निकाल लेना, अत्यधिक चराई, निर्वनीकरण डिफोरेस्टेशन, प्रदूषण, घरेलू अपशिष्ट, जलवायु परिवर्तन, कृषि अपवाह, हानिकारक औषधि अपशिष्ट और जल की कृषि। ठीक है, और फिर इसका रोकथाम दिया गया है। तो रोकथाम के लिए सुपोषण में कमी लाना, जो भी हमने देखा कि शैवाल ऊपर जो जम जाता है और फिर ये मतलब कि प्रकाश संश्लेषण करके फिर बीओडी को बढ़ा देता है। ठीक है, तो इसमें कमी लाना, पर्यावरण जागरूकता, वनीकरण, ठीक है, मृदा संरक्षण, खरपतवार नियंत्रण, और फिर कृत्रिम संपोषण और वन्य जीव संरक्षण, विरासत प्रबंधन। ठीक है, अब देख लेते हैं लेक और वेटलैंड्स में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो एनएलसीपी के अनुसार न्यूनतम गहराई इसकी 3 मीटर होनी चाहिए, और इसकी जो गहराई है 3 मीटर से कम होनी चाहिए। ठीक है, लेक की गहराई हमारी 3 मीटर होगी और आर्द्र भूमि की गहराई 3 मीटर से कम होगी। उत्पत्ति कई स्रोतों से होनी चाहिए और भू आकृति प्रक्रियाओं के कारण उत्पत्ति होनी चाहिए। ठीक है, और जल स्तर में मामूली परिवर्तन हो सकता है, और जल स्तर में परिवर्तन हो सकता है इसमें। ठीक है, फिर हमारा देख लेते हैं श्रेणी अनुपात निम्न हो, स्मॉल पैलेजियन रेशियो हो और इसका लार्ज हो। अपशिष्ट उपचार नहीं होना होता है, और यहाँ पे अपशिष्ट उपचार होता है। उत्पादकता निम्न होती है, यहाँ पे उत्पादकता ज़्यादा होती है। जैव विविधता भी यहाँ निम्न होती है और यहाँ जैव विविधता उच्च होती है। अल्प पोषण की स्थिति हो सकती है और यहाँ पे सुपोषित स्थिति रहती है। बाढ़ नियंत्रण प्रबंधन नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि बाढ़ के प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण है ये। और ताप स्थिरीकरण होता है यहाँ पे, और यहाँ पे ताप स्थिरीकरण नहीं होता है, तापमान प्रबंधन के उद्देश्य जो है सुपोषण को नियंत्रित एवं उच्च जल गुणवत्ता को बनाए रखना है, और इसमें विशिष्ट प्रकार के जैव विविधता का संरक्षण करना है, क्योंकि यहाँ पे जैव विविधता ज़्यादा होता है। अब देख लेते हैं हम लोग आर्द्र भूमि पहचान के लिए रामसर का मानदंड। ठीक है, तो दुर्लभ या आदित्य आर्द्र भूमि क्षेत्र इसमें शामिल किए गए हैं। प्रजाति और पारिस्थितिकी समुदायों पर आधारित मानदंड निर्धारित किया गया है। जल पक्षियों की संख्या पर आधारित विशिष्ट मानदंड, यदि 2000 या अधिक पक्षी किसी आर्द्र भूमि पर निर्भर हो एवं विशिष्ट प्रजाति का 1% संख्या वहीं पाई जाती हो। ठीक है, मछलियों पर आधारित विशिष्ट मानदंड भी निर्धारित किए गए हैं। रामसर कन्वेंशन जो है वो निम्नलिखित संगठनों के सहयोग से काम करता है। प्रकृति संरेख के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN, और फिर बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, और इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, वेटलैंड इंटरनेशनल, और वाइल्ड लाइफ एंड वेटलैंड ट्रस्ट, और वर्ल्ड वाइल्ड फंड इंटरनेशनल। अभी मैं आपको सारा जो भी ऑर्गेनाइजेशन है सबको अभी पढ़ाऊँगी। अभी बहुत हमारा चैप्टर बचा हुआ है, उन सब चैप्टर में आपको ये सब अच्छे से डिटेल्स में बताया जाएगा कि क्या है रामसर कन्वेंशन, UN, UNEP, WMO, सब कुछ आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो पेशेंस बना के आप वीडियो देखिए। और इसमें थोड़ा सा तेज़ी से बताया गया है इसलिए क्योंकि ये क्विक रिवीजन है। ठीक है, आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा इन्वायरमेंट। अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो भी आपके लिए ये बेटर होगा, क्योंकि आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। और अगर आपका हो चुका है इन्वायरमेंट तो आपके लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये आपको एक क्विक रिवीजन देगा। ठीक है,
रामसर सम्मेलन के लिए देख लेते हैं। तो भारत ने वर्ष 1971 में रामसर ईरान में हस्ताक्षर किया। दिसंबर 2020 तक भारत में 42 रामसर क्षेत्र हैं, ठीक है। अभी 42 रामसर क्षेत्र हैं। तो आप देख लो 2020 तक का ये अपडेटेड मटेरियल इसमें है, ठीक है, दिसंबर 2020 तक का। तो फिर आपको अगर बहुत है तो जनवरी से फरवरी मार्च अप्रैल तो इधर जो PD 365 है वो भी मोस्ट ओवरऑल कवर अप इसमें है, ठीक है। इसमें झीलें हैं, नदियाँ, ज्वार, नदमुख, अनूप, मैंग्रोव, प्रवाल भित्ति, मरुद्यान, पीटलैंड, आर्द्रभूमि, डेल्टा, ज्वारीय मैदान, मत्स्य तालाब, धान के खेत, जलाशय एवं नमक पटल, ठीक है। तो ये सब इसमें शामिल है। नई शामिल की गई जो आर्द्र भूमियाँ हैं वो देख लेते हैं। रामसर साइट में जो शामिल की गई है, तो आसन बांध जो है उत्तराखंड का 21 जुलाई 2020 में ये शामिल किया गया। फिर कांवर तल अथवा काबर तल जो है झील बिहार बेगूसराय का है, बिहार का ये पहला है, ठीक है। तो ये भी 21 जुलाई 2020 को हुआ था। सूर सरोवर जो है उत्तर प्रदेश का है, आगरा में है ये सूर सरोवर, इसे भी 13 नवंबर 2020 में। लोनार झील महाराष्ट्र का जो है उसे भी 13 नवंबर को ऐड किया गया इसमें। तशोकर झील जो है लद्दाख का है, तो इसे 2020 में ऐड किया गया। तो आप इसे याद कर लेना, रामसर साइट वाला टॉपिक को अच्छे से याद कर लेना, ये पांचों भी याद कर लेना, सारा नाम के वाइज कहाँ पे है ये भी याद कर लेना, और इससे रिलेटेड कुछ और भी याद कर लेना। थोड़ा मैपिंग वैपिंग देख लेना आप लोग, क्योंकि इस बार रामसर साइट से क्वेश्चन आ सकता है। पिछले बार 2020 में बहुत संभावना थी कि रामसर साइट से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि उसी टाइम रामसर साइट में बहुत सारे न्यू साइट ऐड हुए थे, लेकिन क्वेश्चन नहीं आया था। तो इस बार आप लोग का मोस्ट प्रोबेबल है कि रामसर साइट से क्वेश्चन आएगा। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड देख लेते हैं। तो 2019 में भी मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड पे क्वेश्चन आ चुका है। तो अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि की ऐसी सूची जहां पारितंत्र चरित्र में परिवर्तन हो रहा है और अथवा भविष्य में प्रदूषण एवं अन्य मानवीय हस्तक्षेप आदि के कारण परिवर्तन होने की संभावना है। अनुबंध दलों के सम्मेलन और सिफारिश द्वारा वर्ष 19 ये में, मतलब ये मैं आपको एक ये थी बताती हूँ अच्छे से। ओके, मतलब ऐसा आर्द्रभूमि जो अभी खतरे में हो, ठीक है, मानवीय हस्तक्षेप के कारण या प्रदूषण के कारण या किसी अन्य कारण से, तो उसे इसमें ऐड किया जाता है। अभी इंडिया का दो ऐसा साइट है जिसे जिसे इसमें ऐड किया गया है, ठीक है। तो एक है हमारा लोकतक झील जो मणिपुर में है, और दूसरा केवला देव राष्ट्रीय उद्यान है जो राजस्थान में है। आप यहाँ पे देख सकते हो ये दिया हुआ है, ये रहा। तो चिलिका झील जो है उसे भी था 1993 में, इसे झील में गाड़ की समस्या बढ़ जाने के कारण, गाद की समस्या होगा, ठीक है, बढ़ जाने के कारण इसे इस सूची में शामिल किया गया था, लेकिन 2002 में इसे हटा दिया गया रामसर साइट मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड से, ठीक है। रामसर आर्द्रभूमि संरक्षण पुरस्कार जीता था इसने 2020 में। लोकतक झील अभी 1993 में इसे प्रदूषण एवं निर्वनीकरण डिफोरेस्टेशन के कारण शामिल किया गया है। वर्तमान में ये मॉन्ट्रेक्स में शामिल है 2020 तक में। और केवला देव जो राष्ट्रीय उद्यान है राजस्थान का, तो ये 1990 में जल संकट एवं झील के चारों ओर असंतुलित चराई के कारण शामिल किया गया था। वर्तमान में ये मॉन्ट्रेक्स में है। तो ये दोनों मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में है, ठीक है। अब एस्चुरी के बारे में देख लेते हैं। जवाहर नदमुख पारितंत्र, ओके। तो अभी हमने झील के बारे में देखा और आर्द्रभूमि देखा, अब हम ज्वार नदमुख के बारे में देखेंगे, ठीक है। ऐसे स्थान जहाँ नदी समुद्र में मिलता हो, ठीक है, जहाँ पे नदी जो है, जो नदी है वो जाके समुद्र में मिलता हो, ठीक है, तो इसे एस्चुरी कहेंगे हम लोग। ज्वार नदमुख लवणता से भिन्नता दिखाई देती है, और परिणाम स्वरूप लवणीय समुद्र जल के साथ ताजे नदी जल का मिश्रण है, ज्वारीय प्रवणता, ठीक है, प्रदर्शित करता है। ज्वार नदमुख निर्माण के लिए शर्त, तो यहाँ क्या है कि समुद्र में जल स्तर बढ़ रहा हो, ठीक है, रेत की मात्रा में परिवर्तन हो, हिमनद प्रक्रियाएं हो और विवर्तनिकी घटनाएं, मतलब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आपने
सुना होगा, ये ज्योग्राफी में पढ़ा भी होगा, ठीक है। विशेषताएं क्या है कि नदी जल के लिए फिल्टर की तरह कार्य करता है ये, ठीक है, नदी जल के लिए, और मृदा एवं रेत को बांधे रखता है। प्लस में क्या है कि अर्ध संलग्न तटीय निकाय है, खुले समुद्र के साथ जुड़ता है। लवणता पारस इसमें 0 से 35 पीपीटी है। पारितंत्र अधिक घनत्व है और लहरों का प्रभाव निम्न है। जैविक रूप से सर्वाधिक उत्पादन क्षेत्र जो ये है, ताज़े एवं समुद्री जल के उच्च मात्रा में पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, ठीक है। जंतु एवं वनस्पति अनोखे जलीय पौधों तथा जंतुओं के आवास जैसे समुद्री कछुए और समुद्री शेर, समुद्री कैटफिश, सॉल्ट वॉट्स, इलग्रास, लवन घास, नाल घास, समुद्री घास, झाड़ी, सरकंडे, ठीक है, यहाँ पे वनस्पति पाए जाते हैं। विश्व की जनसंख्या का 60% ज्वार नदमुख के आसपास के तटीय स्थानों में निवास करता है, ठीक है। और ज्वार नदमुख पारितंत्र के लाभ क्या है, तो वाणिज्य मत्स्य यहाँ पे होता है, मत्स्य पालन, बंदरगाह एवं पोताश्रय यहीं पे होता है। यात्रा एवं पर्यटन भी यहाँ पे बहुत अच्छा होता है, और सामाजिक आर्थिक लाभ यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। जल शोधन क्षमता ज़्यादा है। प्रजनन तप्त स्थान है। मनोरंजन और सामुदायिक लाभ होता है। अपरदन से संरक्षण और भंडारण एवं पोषण तत्वों का पुनर्वृत्ति होता है, ठीक है। भारत में ज्वार नदमुख के बारे में देख लेते हैं। तो ज्वार नदमुख के लिए भारत में 14 प्रमुख है, 14 मध्यम है, सॉरी 14 प्रमुख है और 44 मध्य है, और 162 छोटी नदियां हैं, ठीक है। बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में विशाल नदमुख पाए जाते हैं। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां सामान्य तीव्र गति से प्रवाहित होती है, ठीक है, और ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। भारतीय ज्वार नदमुख पारितंत्र से संबंधित समस्याएं, तो समस्याएं क्या है कि जल ग्रहण क्षेत्र में परिवर्तन है, प्रदूषण, मनोरंजन पर आधारित पर्यटन जाते हैं और वहाँ पे प्रदूषण भी वो लोग कर देते हैं। तल मार्जन में वृद्धि है, आधारणीय भूमि उपभोग प्रतिरूप, मत्स्य पालन और जल कृषि, जलवायु परिवर्तन, ठीक है। अब मैंग्रोव पारितंत्र को देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो मैंग्रोव पारितंत्र जो है, ऐसे तटीय वृक्ष और झाड़ियां हैं जो लवणीय जल के प्रति सहनशील होते हैं, और ये स्प्रिंग ज्वार के उच्च जल स्तर से नीचे उगते हैं, ठीक है। इसकी विशेषता क्या है, ज्वार भाटा डेल्टा, ज्वार नदमुख खाड़ी, सकरी खाड़ी, बैरियर द्वीप पर उगने वाले सदाबहार वनस्पति है। ये किस टाइप की वनस्पति है, सदाबहार, ओके। ये सदाबहार इस टाइप से तो वन डे एग्जाम में पूछेगा, लेकिन आपको ये सब इसका छोटा बहुत मीन्स बेसिक तो पता होना चाहिए। लवणता एवं जल प्लावन, ठीक है, जल प्लावन के प्रति अनुकूल और उच्च क्षमता इसका होता है, और लवणीय जल से मीठे पानी को अवशोषित करने की क्षमता है इसमें, और इन्हें उच्च सौर विकिरण की आवश्यकता होती है। श्वसन के लिए श्वसन मूल अंधी जड़ों का प्रयोग करता है, ठीक है। भारत में मैंग्रोव की स्थिति देख लेते हैं। तो भारत में विश्व का सबसे विशाल मैंग्रोव वन पाए जाते हैं जो सुंदरवन में है, ठीक है। सुंदरवन रॉयल बंगाल टाइगर तथा मगरमच्छों का प्राकृतिक आवास है। रॉयल बंगाल टाइगर और मगरमच्छों का। उड़ीसा का भितरकनिका जो है, अच्छा, सुंदरवन के बारे में आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि सुंदरवन जो है ये एक आर्द्र भूमि है, सबसे बड़ा आर्द्र भूमि सुंदरवन ही है, और विश्व विरासत स्थल में भी है, और ये बायोस्फीयर रिजर्व भी है, ओके। तो इतनी बातें आप सुंदरवन के लिए याद रखना। और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा भी सुंदरवन है, ठीक है। और यहाँ क्या है कि विश्व का सबसे विशाल मैंग्रोव वन भी है। तो 5 चीज़ें सुंदरवन के बारे में आप याद रखना। और यहाँ पे सुंदरवन में क्या है कि रॉयल बंगाल टाइगर और मगरमच्छ छो का ये प्राकृतिक आवास भी है।
उड़ीसा का भितरकनिका मैंग्रोव भारतीय उप महाद्वीप में दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव क्षेत्र है भितरकनिका, ठीक है। उड़ीसा का जो भितरकनिका नेशनल पार्क है। आंध्र प्रदेश के गोदावरी कृष्णा डेल्टा क्षेत्र में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। फिर गुजरात के कच्छ में, कच्छ की खाड़ी तथा कोरी क्रीक में मैंग्रोव पाए जाते हैं। और फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अबाधित मैंग्रोव वनस्पति पाए जाते हैं। भारत के कुछ हिस्सों में मैंग्रोव की स्थिति में सुधार हो रहा है, जबकि कुछ में ह्रास देखा जाता है। तो आप मैंग्रोव की स्थिति याद रखना, सुंदरवन, फिर हो गया भितरकनिका उड़ीसा का, फिर आंध्र प्रदेश का कृष्णा गोदावरी डेल्टा, और फिर गुजरात, ठीक है। ऐसे तो हम फिर अंडमान निकोबार, तो ये 5 आप सीरियल वाइज याद रखना। फिर ऐसे मशूलाकर तट जो जल निकासी में सुगमता प्रदान करते हैं, पत्तियों के माध्यम से अतिरिक्त लवणों का उत्सर्जन कर देते हैं, ठीक है, अथवा जड़ों से ही लवण को अवशोषण को अवरुद्ध किया जाता है, ठीक है। जड़ से ही लवण के अवशोषण को ये लोग रोक देते हैं। अपस्थित मूल्य एडवेंटिटियस रूट, जिसे अवस्तंभी जड़ स्टिल्ट रूट भी कहते हैं, ठीक है। बाढ़ को रोकता है एवं मध्य मानसूनी ज्वार को नियंत्रित करता है। तो बाढ़ को रोकने के लिए ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्री है, प्लांट है, जो भी कहो आप, ठीक है, मैंग्रोव वन फॉरेस्ट। तटीय मृदा के अपरदन को रोकता है एवं पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण में वृद्धि करता है। स्थानीय समुदाय के लिए जलावन लकड़ी भी इससे मिल जाती है। औषधि पौधों और खाद्य वनस्पति का स्रोत होता है। रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं, ठीक है। मैंग्रोव की उपयोगिता के बारे में देख लेते हैं। तो तूफान, चक्रवाती पवनों, लहरों, बाढ़ से तट रेखा की रक्षा करता है ये, ओके। और अपनी उलझी हुई जड़ों से अवसादों और स्थायी प्रदान कर अपरदन को रोकता है। अवसादों को रोक कर तथा प्रदूषकों को शोधन के माध्यम से जल की गुणवत्ता तथा स्वच्छता को बनाए रखता है। वाणिज्य मत्स्य पालन के लिए नर्सरी आवास प्रदान करता है, ठीक है। एक एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए मैं आप लोगों को अच्छे से डिटेल्स में बता रही हूँ। अब हम यहाँ पे देखते हैं प्रवाल भित्ति से संबंधित समस्याएं, ठीक है। कोरल रीफ, ठीक है। तो क्या है कि प्रवाल जीवित जंतु है, ठीक है। ये भी प्रवाल जो है सो एक जीवित जंतु है जो ज़ैंथेलिया के साथ एक सहजीवी संबंध में रहते हैं। दोनों में सहजीविता का संबंध है, म्यूचुअल रिलेशन, ठीक है। प्रवाल 2 प्रकार के होते हैं, कठोर और कोमल। कठोर प्रवाल की भित्ति का निर्माण करते हैं, कठोर जो है प्रवाल की भित्ति का, और जो कोमल होगा वो नहीं करता होगा। अभी तक आप लोगों को शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि प्रवाल जो है 2 टाइप का होता है, कठोर और कोमल। बहुत लोगों को पता होगा, नो डाउट। अधिकांश प्रवाल भित्ति उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय जल में पाए जाते हैं। हालांकि अपवाद स्वरूप ठंडे क्षेत्र के गहरे जल में भी प्रवाल पाए जाते हैं कहीं कहीं, ठीक है। अब ज़ूज़ैंथेली जो है उसके बारे में देख लेते हैं, प्रवाल भित्ति के गुण। तो ये क्या है कि प्रकाश संश्लेषण गतिविधियों के माध्यम से पोषक तत्वों के उत्पादक में आवश्यक होता है और निश्चित कार्बन यौगिक प्रदान करते हैं। कैल्सीकरण को बढ़ावा देता है। मूल पोषक तत्व के प्रवाह को नियंत्रित करता है। रंजन इसका देख लेते हैं। तो प्रवाल भित्ति जो है स्वयं सफ़ेद रंग के मौजूद होते हैं, ओके। और ये जो रंजन, ये प्रवाल उत्तकों के बाहर रहने वाले जो जैथली के रंग से प्राप्त करते हैं, ठीक है। जो जैथली की रक्षण करता है कौन? प्रवाल पॉलिप, तथा प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आपूर्ति करता है। अब स्थान का वर्गीकरण देख लेते हैं, ठीक है। कहाँ कहाँ पाया जाता है कोरल रीफ? तो तटीय प्रवाल भित्ति जो है सबसे आम प्रवाल भित्ति है ये तट के साथ पाई जाती है, ठीक है, तटीय प्रवाल भित्ति। और पैच भित्ति, पैच रीफ जो है ये
अपतटीय भित्ति के सहारे बिखरे हुए पृथक पृथक पाए जाते हैं। और अवरोधक प्रवाल भित्ति, ये रेखीय अपतटीय संरचनाएं समुद्र तट के समानांतर विकसित होती है। प्रवाल भित्ति तथा तट के बीच जल निकाय को लैगून कहा जाता है। वेट 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 ओके, लैगून कहा जाता है। और वलीय ये क्या है कि वलयकार प्रवाल भित्ति एटॉल, वलीय अथवा अर्ध गोलाकार प्रवाल भित्ति समुद्र के पटल के धसाव पर निर्मित होती है। ठीक है, और ये कहाँ कहाँ देखा जा सकता है, तो तटीय वाला देख सकते हो आप, अंडमान निकोबार में देखा जा सकता है। और ये पैच जो है वो पाक की खाड़ी में देखा जा सकता है, मन्नार की खाड़ी में, कच्छ की खाड़ी में। और ये जो अवरोधक बैरियर जो रीफ है वो निकोबार और लक्षद्वीप में देखा जा सकता है। और ये जो वलय प्रवाल है वो निकोबार और लक्षद्वीप में देखा जा सकता है। तो निकोबार, अंडमान निकोबार में आप सब देख सकते हो, सारा टाइप का आपको प्रवाल मिल जाएगा, लेकिन ये जो पैच वाला है वो नहीं मिलेगा। वो कच्छ की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी में एक पाक की खाड़ी। तो आप पैच से पाक याद रख सकते हो, बाकी में निकोबार याद रख लेना। प्रवाल भित्ति के लाभ देख लेते हैं। तो चक्रवात तथा मृदा अपरदन के खिलाफ प्रकृति सुरक्षात्मक बाधाएं प्रदान करती है। खाद्य पदार्थ, चिकित्सा, पर्यटन, मौसम विज्ञान, जल से पोषक तत्वों के पलवक को एकत्र करते हैं। सर्वाधिक विशाल जैव कारक कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करता है। जंतु और वनस्पतियों के लिए आवास प्रदान करता है। विभिन्न प्रकार के कैंसर और गठिया, मानव जीवाणु संक्रमण, अल्जाइमर, हृदय रोग, वायरस तथा अन्य रोगों के इलाज के लिए विकसित की जा रही नई दवाओं के स्रोत हैं। पर्यटन एवं मौसम विज्ञान के लिए भी ये ज़रूरी है। 1 अरब से अधिक लोग प्रवाल भित्ति से प्राप्त भोजन पर हैं। प्रवाल विरंजक किसे कहते हैं, तो प्रवाल विरंजक शैवालों के बिना प्रवाल अपने भोजन के प्रमुख स्रोत को खो देते हैं। वह सफ़ेद अथवा पीले हो एवं क्षरण के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं तथा अंत में भोजन के बिना मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। जब जूजैथिली की संख्या अथवा जूजैथिली के भीतर प्रकाश संश्लेषण वर्णक की सांद्रता में कमी आती है, तब प्रवाल विरंजन होने लगते हैं। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग जो है, वैश्विक तापन ने प्रवाल भित्ति के लिए संकट को बढ़ावा दिया है। आधारणीय मत्स्य जल प्रदूषण, समुद्र में अपशिष्ट मलबा, आवास विखंडन। विश्व विरंजन की घटनाएं देख लेते हैं। तो फिजी में 400 मील से अधिक प्रवाल मूंगा चट्टान है। और ग्रेट बैरियर रीफ में तीसरी बार बड़े पैमाने पर विरंजन हो रहा है। और फिर यहाँ पे देख सकते हो डलगस बंदरगाह जो है वहाँ पे भी कुछ इस टाइप का इंसिडेंट हुआ। तो लास्ट है, बस ये देख लेते हैं पारिस्थितिकी का कारण। जो प्रवाल विरंजन होता है उसका कारण देख लेते हैं। पारिस्थितिकी कारण क्या क्या है, तो तापमान के कारण भी होता है, जैसे अनिश्चित निम्न और उच्च तापमान से विरंजक को प्रेरित होता है। विरंजक के लिए सौर विकिरण, ग्रीष्मकाल के दौरान अनावृत एवं उथले जल जो है वो जीवित प्रवाल विरंजन हो जाते हैं। फिर भूपृष्ठीय अनावृत्ति, जल समुद्र तल में गिरावट, विवर्तनीय प्रक्रिया के कारण वायु के अचानक संपर्क प्रवाल को प्रभावित करता है। अवसादन, सेडिमेंटेशन, अपरदन के कारण होने वाले प्रवाल विरंजक के कुछ उदाहरण हैं।
ताज़े जल के मिश्रण से सांद्रता में कमी आती है। तूफानी लहरों से अफवाह से अप्रभावित प्रवाल लवणीय जल सांद्रता में कमी से विरंजित हो जाता है। अजैविक पोषण पोषण पदार्थों का एक निश्चित मात्रा में अधिक वृद्धि भी अप्रत्यक्ष रूप से प्रवाल विरंजन का कारण बनती है। और फिर जेनोबियोटिक जेनोबियोटिक बायोटिक जेनोबायोटिक देख लेते हैं। तो कॉपर जो है, तांबा खरपतवार नाशक एवं तेल जैसे रसायन के लिए संपर्क में आने वाले जूजैथिल का ह्रास कर देता है। एपिजूटिक क्या है? यह एक प्रकार का रोगाणु है, पैथोजन, जो प्रेरित करता है प्रवाल विरंजक को। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही है। कल हम देखेंगे जैव विविधता, हमारा न्यू टॉपिक शुरू होगा। तो आज हमारा पारिस्थितिकी तंत्र फिनिश हो चुका है। पारिस्थितिकी तंत्र में हमने पढ़ा था, पहला जो वीडियो है हमारा, उसमें हमने पारिस्थितिकी के बारे में पढ़ा, फिर दूसरा स्थल पारिस्थितिकी और फिर जल पारिस्थितिकी। तो हमने पारिस्थितिकी जो है पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद हम जैव विविधता पे पढ़ेंगे, फिर जैव विविधता के बाद प्रदूषण को भी पढ़ेंगे। उसके बाद पर्यावरण संबंधित जो भी भारत की नीतियाँ, विदेश की नीतियाँ हैं, और जलवायु परिवर्तन का जो भी भारत और विश्व का जो ऑर्गेनाइजेशंस है और उसके कारण जलवायु परिवर्तन क्यों होता है, क्या है ग्रीन हाउस गैसेस, सब कुछ पढ़ेंगे। तो प्लीज़ आप बने रहें मेरे चैनल पे और लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करें, अगर जिनको ये नीडी हो उनके पास तक शेयर करें। एंड थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द वेरी बेस्ट। आप लोग एग्ज़ाम में अच्छा करो और अभी से अच्छे से स्टडी में लग जाओ, क्योंकि अब टाइम कम है, 60 डे ऑलमोस्ट बचे हुए हैं हमारे पास। तो मैं ये क्विक रिवीजन आपको हर एक सब्जेक्ट की लेके आऊँगी। तो आप लोग बने रहें मेरे चैनल पे और शेयर करते जाएं, कमेंट करें, लाइक करें। थैंक यू।